हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए केमिस्ट्री की क्लास को हम आगे पढ़ते हैं। तो जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था एक बार हम उसको रिपीट करते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कल हमने आपको दो जो शेष और प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म बचे थे उनको मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, उसमें समझाया था आपको कि कैसे क्या होते हैं। उन्हीं को थोड़ा सा एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। चलिए देखिए, कल मैंने आपको बताया था क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी कि जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो उसके घोलने पर उसका जो क्वथनांक होता है इसमें वृद्धि होती है, और क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। बात समझ में? जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और क्वथनांक में हुए वृद्धि को ही हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मैंने आपको इनका मतलब भी बताया था कि उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और क्वथनांक जो होता है किसी भी द्रव का एक टेम्परेचर होता है। बात समझ में? ठीक है। और क्वथनांक का जो उन्नयन होता है इसे हम लोग डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। और इसका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो ये होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी ओ या टी जीरो। ठीक, जहां आपका टी एस क्या होता है हमारे विलयन का क्वथनांक होता है, और टी ओ क्या होता है हमारे शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है। क्लियर? तो कल ये मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ इसके मैंने आपको ये भी बताया था कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। देखिए, हिमांक का अवनमन, देखिए हिमांक का अवनमन क्या होता है मैंने आपको बताया भी था कि हिमांक एक प्रकार का टेम्परेचर होता है, ताप होता है, और जो अवनमन होता है, अवनमन का मतलब होता है कमी। बात समझ में आई? ठीक है। इनकी परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी कि जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो उसके हिमांक में कमी आती है। हिमांक में जो कमी होती है इसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। जब हम किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो उसका जो हिमांक होता है ये हिमांक घट जाता है, अर्थात उस विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, और उसमें जो कमी उत्पन्न होती है इसी कमी को हम लोग कहते हैं हिमांक का अवनमन। ठीक है। जो हिमांक का अवनमन होता है इसे हम लोग डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है ये होता है टी ओ माइनस टी एस, जहां डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन होता है और डेल्टा टी जो टी ओ है ये आपका शुद्ध विलायक का हिमांक है, और जो टी एस है ये हमारे विलयन का हिमांक है। बात समझ में? कल इन टॉपिकों को हमने पढ़ा था। अब इन्हीं दोनों टॉपिकों से रिलेट हमें 4 टॉपिक और पढ़ने हैं, और ये जो 4 टॉपिक पढ़ेंगे, 2 टॉपिक इसके 2 टॉपिक इसके, इन टॉपिकों में कोई विशेष फंडामेंट नहीं है, उसमें हम खाली फॉर्मूले देखेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले पर बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम इन्हें देखेंगे। चलिए देखते हैं कि वो चारों फंडामेंट क्या है। क्वथनांक का जो उन्नयन होता है इसी से संबंधित है हमारा अगला टॉपिक। इसी का आप भाग समझ सकते हैं, जिनमें से पहला नाम है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ठीक। जो दूसरा टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये दोनों इसी के टॉपिक हैं। अच्छा, इन टॉपिकों का निर्माण कैसे हुआ, क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम इन टॉपिकों को पढ़ने लगे? जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये आपका तीसरा प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है। इस अणुसंख्यक गुणधर्म में विलेय और विलायक को मिलाने के हिसाब से अगर हम इनकी मात्राओं को निर्धारित कर दें तो मात्राओं के निर्धारित करने पर ये दोनों एलिमेंट आ जाते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे क्वथनांक के उन्नयन में मैंने आपको बताया था कि क्वथनांक का उन्नयन कब आता है, जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोल देते हैं।
तो उसका जो क्वथनांक होता है ये बढ़ जाता है, और क्वथनांक में जो बढ़ोतरी होती है उसी बढ़ोतरी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। लेकिन क्या मैं ये यहाँ पे बताता हूँ कि हमारा जो विलय है ये कितना होना चाहिए, या जो विलायक है इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या यहाँ पे कुछ भी उनकी मात्राओं को लेकर के डिस्कस किया जाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम उनकी मात्राओं को एक निश्चित पैमाने पर लेकर के डिफाइन करने लगते हैं, तब क्वथनांक के उन्नयन के ये दो रूप और मिल जाते हैं देखने को। बात समझ में आई? चलिए देखिए, पहले तो इसको देखो, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, आप इसे देखिए। देखिए, जब हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को या वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिन्हें जब हम जिनका जलीय विलयन बनाए तो जलीय विलयन में वो अपने आयनों में ना विभक्त हो। जैसे वैद्युत अपघट्यों का मूल स्वरूप क्या होता है, उनका मूल काम क्या होता है कि जैसे ही हम उनको जल में घोलते हैं, उनका जलीय विलयन बनाते हैं, तुरंत वो अपने घटकों में वियोजित हो जाते हैं। मतलब जिन परमाणुओं से मिलकर के बने होते, तत्वों के परमाणुओं से मिलकर के बने होते, उसी में वो डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बात समझ में आई? तो वो वैद्युत अपघट्य होते हैं। लेकिन वैद्युत अनअपघट्य क्या होता है, जिन्हें हम जब उनका जलीय विलयन बनाए तो वो अपने आयनों में विभक्त ना हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो वो वैद्युत अनअपघट्य होते। तो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, इसकी पहले परिभाषा देखिए। जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को अथवा वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ को 100 ग्राम विलायक में, ध्यान दीजिएगा, 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल घोला जाता है। जब हम क्या करते हैं, 100 ग्राम शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ का, और विलेय पदार्थ की कंडीशन कैसी, या तो वो अवाष्पशील या तो वो वैद्युत अनअपघट्य होना चाहिए। अगर ये इन दोनों कंडीशंस में है, तब इस परिस्थिति में अगर आप शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक की मात्राएं कितनी होनी चाहिए, 100 ग्राम। अगर आप 100 ग्राम के शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ या वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलते हैं, तो 1 मोल के घोलने पर उसके हिमांक में जो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, उसी क्वथनांक के उन्नयन को हम लोग ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे बात समझ में, क्या कहते हैं, आणविक उन्नयन स्थिरांक। और इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के। तो ये पहली बात समझ में आई? ठीक है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, 100 ग्राम के शुद्ध विलायक में जब विलेय अवाष्पशील विलेय पदार्थ का या वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ का 1 मोल घोला जाता है, तो उसके 1 मोल घोलने से विलयन के जो विलायक का जो क्वथनांक होता है, उसमें जो अवनमन होता है, उसी अवनमन को हम लोग कहते हैं ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक अथवा आणविक अवनमन स्थिरांक। क्लियर? इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है मोलल उन्नयन स्थिरांक। दूसरा नंबर जो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, देखिए परिभाषा सेम टू सेम है। परिभाषा में केवल और केवल विलायक का जो विलायक की जो मात्रा वो परिवर्तित कर दीजिए। मैंने यहां बताया था कि आप जो शुद्ध विलायक लेंगे इसकी मात्रा कितनी रखेंगे, 100 ग्राम। आप यहां इसकी मात्रा को 1000 ग्राम रख दो, अर्थात 1 किलोग्राम रख दो, और पूरा लाइन टू लाइन वही रहने दो। बस परिभाषा आपको इसकी मिल जाएगी। तो जरा देखिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, जब हम 1000 ग्राम के शुद्ध विलायक में, जब हम 1000 ग्राम के शुद्ध विलायक में वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ का या अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलते हैं, तो इस स्थिति में उसमें जो उसके क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, उसी क्वथनांक के उन्नयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और मोलल उन्नयन स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के बी से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आई? मोलल उन्नयन स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के बी से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये दोनों हो गया क्वथनांक का उन्नयन। अब इसके बाद जो है हमने आपको बताया था हिमांक का अवनमन, और अभी भी मैंने बताया कि हिमांक का अवनमन क्या होता है, हिमांक का अवनमन।
हिमांक के अवनमन में भी मैंने आपको बताया था कि जब आप शुद्ध विलायक में किसी आवासशील विलेय पदार्थ को घोल देते हैं तो उसका जो हिमांक होता है ये हिमांक घट जाता है, और हिमांक में जितने की कमी होती है या हिमांक में जो अवनमन होता है उसी कमी को ही हम लोग कहते हैं हिमांक का अवनमन। बात समझ में? तो अगर आप यहाँ भी विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलायक की मात्रा को निर्धारित कर देते हैं तो ये भी हमको दो रूप देता है। चलिए देखते हैं कौन से दो रूप देगा। पहला, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। नंबर 2, मोलर अवनमन स्थिरांक। दोनों में बहुत अंतर है। पिछला जो लिखा गया था वहां उन्नयन था, ये हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में कमी होती है। तो इससे जो दो रूप मिलेंगे उन रूपों में भी कमी होगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपके दो रूप इसके हो गए, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक और ये दूसरा आपका मोलल अवनमन स्थिरांक। अवनमन का मतलब कमी। तो इनकी भी परिभाषा है सेम टू सेम, एक वर्ड सिर्फ बदल देना है। हिमांक, वहां भाई क्वथनांक था तो वो क्वथनांक में वृद्धि हो रही थी, तो वहां हम क्वथनांक की वृद्धि के विषय में बता रहे हैं। यहां हिमांक है और हिमांक में कमी होती है तो हम हिमांक में कमी के विषय में बता देंगे, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। 100 ग्राम विलायक में या 100 ग्राम के शुद्ध विलायक में जब हम वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ का 1 मोल घोल देते हैं या आवासशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोल देते हैं तो उसके हिमांक का जो अवनमन होता है, उसके हिमांक के अवनमन को ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, और इसे भी K से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में? ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए। जब हम 1 किलोग्राम विलायक में, यहां पे आप विलायक की मात्रा को कितना रख रहे हो, 1 किलोग्राम, तो जब हम 1 किलोग्राम के शुद्ध विलायक में वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोल देते हैं या आवासशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोल देते हैं, तो इस परिस्थिति में उसका जो हिमांक का अवनमन होता है, उसी हिमांक के अवनमन को हम लोग कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, और इसे हम लोग KF से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में? ठीक है, अब हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद महज 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं और इन्हीं 4 फॉर्मूलों पर हमको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। तो आइए देखते हैं कि वो 4 फॉर्मूले क्या हैं और किन किन से संबंधित हैं। जो पहला फॉर्मूला है उसके टॉपिक का नाम है मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं केबी से। केबी के द्वारा विलेय के अणुभारों की गणना करना। मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी के द्वारा उसके अणुभारों की गणना करना। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसमें जरा देखिए, मान लेते हैं कि जो हमारा विलेय पदार्थ है, बातों को ध्यान से देखिएगा, जो हमारा विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ का अणुभार कितना है, अणुभार स्मॉल m है। ठीक है, जो हमारा विलेय पदार्थ है, विलेय का अणुभार, और जो हमारा विलेय पदार्थ है इसकी मात्रा कितनी है, स्मॉल w ग्राम, और इस विलयन का जो क्वथनांक का उन्नयन है वो मान लेते हैं डेल्टा TB है। बात समझ गए? ठीक है, तो अगर आप मोलल उन्नयन स्थिरांक की सहायता से उसके अणुभार की गणना करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है m इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू कैपिटल W, जहां कैपिटल W आपके विलायक का जो मात्रा होता है ग्राम में होता है। ठीक है, बटे डेल्टा TB इंटू स्मॉल w। ठीक, इस सूत्र की सहायता से अगर हमें मोलल उन्नयन स्थिरांक डेल्टा केबी के विषय में नॉलेज है तो हम उसके अणुभार की गणना कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरी बात यही कि अगर यहाँ पे मोलर उन्नयन स्थिरांक के स्थान पे आपका ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक आ जाए, तब आप बस फॉर्मूले में बस इतना चेंजिंग करेंगे, यहाँ 1000 के स्थान पे 100 कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में मैंने बताया था कि जो विलायक की मात्रा होती है वो 100 ग्राम होती है, तो यहाँ फॉर्मूले में 100 हो जाता है। और इस कंडीशन में मोलर उन्नयन स्थिरांक के कंडीशन में जो विलायक होता है उसकी मात्रा 1 किलोग्राम होती है, अर्थात 1000 ग्राम होती है। इंटू Kb इंटू कैपिटल W बाई डेल्टा TB इंटू स्मॉल w। ये हो गया क्वथनांक के लिए। अगर यही हम बात करें हिमांक के लिए कि हिमांक अवनमन अर्थात KF के द्वारा विलेय के अणुभारों की गणना हम कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं, बस एक छोटा सा परिवर्तन। यम इज इक्वल टू, यम विलेय पदार्थ का अणुभार है, ये है मोलर अवनमन स्थिरांक के लिए। जब मोलर अवनमन स्थिरांक दिया रहेगा तब उस कंडीशन में ये हो जाएगा, देखो Kb के स्थान पे यहाँ Kf हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हिमांक आ रहा है, ठीक है। और हिमांक के कंडीशन में जो मोलर अवनमन स्थिरांक होता है इसे हम लोग Kf से रिप्रेजेंट करते हैं। Kf इंटू कैपिटल W बाई, नीचे कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ डेल्टा TF क्वथनांक का उन्नयन होता है तो मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए वो अप्लाई होता है। और यहाँ हिमांक के विषय में बात किया जा रहा है तो हम यहाँ डेल्टा TF रखेंगे, बात समझ रहे हैं, डेल्टा TF इंटू स्मॉल w, और कोई चेंजिंग नहीं। ये तो हो गया मोलर अवनमन स्थिरांक के लिए। लेकिन अगर यही ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक के विषय में बात करने लगता है या आणविक अवनमन स्थिरांक के विषय में बात करने लगता है तो यम इज इक्वल टू 1000 के स्थान पे कितना, केवल 100 गुणे Kf इंटू कैपिटल W बाई डेल्टा TF इंटू स्मॉल w, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जिन 4 फॉर्मूलों पर हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। तो इससे आप 2-3 बार लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूले लर्न रहेंगे हमें, तभी हम आपको न्यूमेरिकल बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष पढ़ते हैं कल।